फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शुभम जैन और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन कवर कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर हम लेके यहाँ पर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम दुनिया में जितने प्रकार भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण समझेंगे, जिसको कि हम पादप वर्गीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पादप वर्गीकरण के अंतर्गत पौधों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है और एक चार्ट के माध्यम से ये वर्गीकरण हम समझने का प्रयास करेंगे और इसका डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे। तो पादप यानी कि पौधे, जो विज्ञान है बायोलॉजी पर्यावरण, इसमें हम पौधों को पौधे ना बोलकर अधिकतर हम पादप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पादप वर्गीकरण जो किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। एक होता है पुष्पीय पादप, ऐसे पादप या पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनको बोला जाता है पुष्पीय पादप। और दूसरा जो प्रकार है वो है अपुष्पीय पादप। तो पादप वर्गीकरण के अंतर्गत संपूर्ण जो पादप जगत है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पुष्पीय पादप और दूसरा होता है अपुष्पीय पादप। जहां पादपों में पौधों में पुष्प पाए जाते हैं उसको बोलते हैं पुष्पीय पादप, और जहां पुष्पों में पादप नहीं पाए जाते हैं ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है, अपुष्पीय पादप। अब पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं अपुष्पीय पादप की, या फिर ऐसा कर लेते हैं यहाँ हम पुष्पीय पादप लिख लेते हैं और यहाँ पर हम अपुष्पीय पादप लिख लेते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं उनको कहा जाता है अपुष्पीय पादप। अपुष्पीय पादप, ये तीन प्रकार से इनको हमने यहाँ पर विभाजित किया हुआ है। पहला जो प्रकार है वो कहलाता है थैलोफाइट्स। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि ये कहलाता क्या है थैलोफाइट्स। इसके बाद इसका जो दूसरा प्रकार है वो है ब्रायोफाइट्स, और इसका जो तीसरा प्रकार है वो है टेरिडोफाइट्स। आपको ध्यान से समझते चलना है और नोट्स भी बनाते चलना है साथ में। अपुष्पीय पादप, ऐसे पादप जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं उनको कहा जाता है अपुष्पीय पादप, और इसको तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइट्स को हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को हम ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं और टेरिडोफाइट्स को हम टेरिडोफाइटा भी बोलते हैं। अब थैलोफाइट्स होते क्या है, तो जिनमें थैलस पाए जाते हैं ऐसे पौधे, थैलस युक्त, कैसे, थैलस युक्त पौधे जो होते हैं उनको बोला जाता है थैलोफाइट्स। सबसे ज्यादा पौधे जो दुनिया में हैं वो थैलोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पादप जगत का सबसे बड़ा भाग है कौन सा, थैलोफाइट्स। सबसे ज्यादा पादप प्रजातियां थैलोफाइट्स के अंतर्गत आती हैं। इनमें जो पौधे होते हैं वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं, बल्कि इसमें शैवाल आप सभी जानते होंगे, जिसको हम काई बोलते हैं, पानी के अंदर लगी हुई होती है, हरे रंग की होती है। तो ऐसे शैवाल और कवक जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइट्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है शैवाल को और कवक को। शैवाल पानी में उपस्थित होती है, पानी के माध्यम से उत्पन्न होती है, नीली होती है, हरी होती है, और स्वर्ण शैवाल भी देखने को मिलती है समुद्रों में। कवक या फंगस या फंजाई भी बोलते हैं हम इनको, या अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो फफूंद। तो शैवाल और कवक जो हैं इनमें ना तो तना होता है, ना जड़ होता है और ना पत्ती। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं इनको किस वर्ग में रखा गया है, थैलोफाइट्स में रखा गया है, थैलस युक्त होते हैं। इसके बाद जो है ब्रायोफाइट्स, तो ये एक ऐसा पादप जगत है जिसके अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जो स्थलीय होते हैं, स्थलीय पौधे, और जो उभयचर प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, उभयचर। ऐसे पौधों को इसके अंतर्गत रखा जाता है जो स्थल पर उगते हैं, जल में नहीं उगते, और ये उभयचर प्रकृति के होते हैं। और इनका शरीर भी जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है।
इनमें जड़, तना और पत्ती अलग अलग रूप से नहीं पाए जाते हैं। इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि फॉलिएरॉस, ये एक ब्रायोफाइट्स का उदाहरण है। और इसके अलावा कॉमन लिवरवर्ट नाम का जो पौधा है ये भी स्थलीय पौधा है, परंतु ये जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। इसके अलावा जो मॉस होती है, जितने भी प्रकार की मॉस है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जावा मॉस, तो ये भी आपका ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। यानी कि जो घास फूस होती है, वनस्पतियां होती हैं छोटी छोटी, जिनमें तना नहीं पाया जाता है और ना पत्ती पाई जाती है, छोटी छोटी घास होती है मॉस टाइप, और उन ऐसे पौधों को ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो है टेरिडोफाइट्स। तो ये भी स्थलीय पौधे हैं, स्थलीय पौधे, लेकिन इनमें जड़, तना और पत्ती पाए जाते हैं। जड़ अलग रूप में विकसित होती है, तना भी पाया जाता है और पत्तियां भी होती हैं। तो कुछ बड़े आकार के पौधे जो हैं वो टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं, और इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स जो हैं इसके अंतर्गत एजोला पिन्नाटा, आपको नाम थोड़ा अच्छे से याद रखना है, एजोला पिन्नाटा, एजोला माइक्रोफिलिया, एजोला माइक्रोफिलिया। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो स्थलीय पौधे हैं और जड़, तना और पत्ती के रूप में इनका शरीर विभाजित होता है। और इसके अलावा देख ले तो सिल्वर फर्न, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइट्स के। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन हुआ अपुष्पीय पादप का। अब हम बात कर लेते हैं पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप आप नाम से ही समझ चुके होंगे, ऐसे पादप या ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? पुष्पीय पादप बोला जाता है। तो इनको दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला प्रकार है वो है अनावृत बीजी, या इसी को हम बोलते हैं नग्न बीजी, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। नीचे लिख देते हैं जिम्नोस्पर्म। ये तीन नाम हैं और आपको तीनों ही नाम इसके याद रखना है। किसी भी नाम से कहीं भी आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अनावृत बीजी, और दूसरा प्रकार होता है आवृत बीजी, या इसको बोला जाता है इंग्लिश में एंजियोस्पर्म। तो अनावृत बीजी या नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म, ऐसे पुष्पीय पौधे जिनमें बीज पाया तो जाता है लेकिन वो विकसित नहीं होता है। नग्न बीजी का मतलब है कि बीज होगा लेकिन वो विकसित नहीं होगा। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। जैसे कि इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पाइनस है, या एक और एग्जाम्पल है साइकस। तो ये कुछ ऐसे पौधों के नाम हैं जिनमें बीज विकसित नहीं होते हैं, तो इनको अनावृत बीजी पौधों के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसका जो दूसरा प्रकार है वो है आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। तो ऐसे पुष्पीय पौधे जिनमें बीज पाया जाता है और विकसित भी होता है, ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है? आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। तो इनको भी यहाँ पर आगे चलकर दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला प्रकार है वो है एक बीजपत्री पौधे, और दूसरा प्रकार है द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे जिनके बीज में एक बीजपत्र पाया जाएगा, ऐसे पौधे जिनके बीज में भ्रूण जो होगा वो एक बीजपत्र वाला होगा। जैसे कि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, गेहूं का बीज आपने देखा हुआ होगा, मक्का, चावल, इनके जो दाने होते हैं उसमें एक ही बीजपत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको एक बीजपत्री पौधे बोला जाता है।
और ऐसे पौधे जिनके बीज में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, दो भाग होते हैं बीज पत्र के, तो उनको क्या बोला जाता है, द्विबीजपत्री पौधे। जैसे कि हम बात करें मटर की, मटर या फिर चना, मटर चना या फिर सेम, तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, क्योंकि इनके बीज के दो बीज पत्र होते हैं। तो ये जानकारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों को हमने यहाँ पर दी है हाइलाइट्स में। थोड़ा एक बार और आप समझ ले ध्यान से। पादप वर्गीकरण, पादपों या पौधों का जो वर्गीकरण किया गया, उसको बांटा गया, उसको हम पादप वर्गीकरण कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है समस्त पौधों को, अपुष्पीय पादप और पुष्पीय पादप। अपुष्पीय पादप जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं, बीज रहित यानी कि इनमें बीज नहीं पाया जाता, और पुष्पीय पादप जो होते हैं वो बीज युक्त होते हैं, मतलब कि इनमें बीज पाया जाता है। ये बात भी आपको नोटिस कर लेना है। अब अपुष्पीय पादप हैं जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते, वो तीन प्रकार के होते हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइट्स ऐसे पौधे जिनमें थैलस पाया जाता है, थैलस युक्त होते हैं, जड़ तना पत्ती के रूप में ये विभाजित नहीं होते हैं। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, थैलोफाइट्स, अधिकतर जल में उगते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं शैवाल और कवक। जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ऐसे पौधे हैं जो स्थल पर उगते हैं, उभयचर प्रकृति के होते हैं, और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें इनका शरीर, इन पौधों का शरीर भी जड़ तना और पत्ती के रूप में विभाजित नहीं होता है। घास फूस है, मॉस है, वो इसके अंतर्गत आती है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, फॉलिएरोस, कॉमन लिवरवर्ट और जावा मॉस। टेरिडोफाइट्स हैं, ये भी स्थलीय पौधे हैं, स्थल पर उगते हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े आकार के होते हैं। इनमें जड़ भी पाई जाती है, तना भी पाया जाता है और पत्तियां भी पाई जाती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एजोला पिन्नाटा, एजोला माइक्रोफिलिया, सिल्वर फर्न। तो ये बीज रहित पौधे हैं, अपुष्पीय पादप हैं। इसके बाद पुष्पीय पादप जिनमें पुष्प पाए जाते हैं और बीज भी पाया जाता है, ऐसे ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, पुष्पीय पादप। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, ये अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी उनको बोला जाता है जिनमें बीज होता है लेकिन विकसित नहीं होता, इसीलिए इनको हम नग्न बीजी भी बोल सकते हैं और जिम्नोस्पर्म भी बोल सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पाइनस और साइकस। इसके अलावा जो आवृत बीजी हैं उनमें बीज पाया जाता है और विकसित भी होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। जिनके बीज में एक ही बीज पत्र होता है उनको एक बीजपत्री बोला जाता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, चावल इत्यादि। और ऐसे पौधे जिनके बीज में दो बीज पत्र पाए जाते हैं उनको द्विबीजपत्री बोला जाता है, जैसे कि मटर है, चना है, सेम है। अब इन्हीं सबका हमें और डिटेल से अध्ययन करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका हम बारीकी से अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अपुष्पीय पादप का, यानी कि जो बीज रहित हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। और इनका अध्ययन करने के बाद हम अध्ययन करेंगे पुष्पीय पादप का, जिसके अंतर्गत आते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं पादप के अंतर्गत। पादप जो है, पादपों के अंतर्गत पृथ्वी पर मिलने वाले पौधों की पहचान तथा पारस्परिक समानताओं व असमानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। विश्व में वर्तमान तक विभिन्न प्रकार के पौधों की लगभग 4 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं, जिनमें से लगभग 70% प्रजातियां पुष्पीय पौधों की हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अभी तक वर्तमान में पौधों की कितनी प्रजातियां ज्ञात हैं, 4 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं, और इनमें 70% जो प्रजातियां हैं वो पुष्पीय पौधों की हैं। प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा पादपों का वर्गीकरण उनकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, जैसे भोजन प्रदान करने वाले, रेशे प्रदान करने वाले, औषधि प्रदान करने वाले आदि। किंतु बाद में पौधों को उनके आकारिकीय लक्षणों जैसे स्वभाव के आधार पर, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर या फिर पुष्पीय भागों की संरचना के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो पहले अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो उस समय पौधों का जो वर्गीकरण किया जाता था वो अलग प्रकार से किया जाता था। कुछ पौधे भोजन प्रदान करने वाले होते थे और कुछ रेशे प्रदान करते थे, तो इस तरह से औषधि प्रदान करने वाले भी कुछ पौधे थे।
तो इस आधार पर बांटा गया था, लेकिन वर्तमान जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, उनके नेचर या स्वभाव के आधार पर, उनमें बीज पत्र कितनी संख्या में पाए जाते हैं इस आधार पर, और इसके अलावा पुष्पीय भागों की जो संरचना होती है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पादपों के अंतर्गत पृथ्वी पर मिलने वाले पौधों की पहचान तथा पारस्परिक समानताओं व असमानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो जो पौधे पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनमें जिन पौधों के गुण एक समान होते हैं या फिर दूसरे पौधों से वो जिस तरह से भिन्न होते हैं, उनके आधार पर पादपों का वर्गीकरण किया जाता है, ये बात कही गई है। विश्व में वर्तमान तक विभिन्न प्रकार के पौधों की लगभग 4 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं, जिनमें से लगभग 70% प्रजातियां पुष्पीय पौधों की हैं। तो ये बात आपको नोटिस कर लेना है कि अभी तक लगभग 4 लाख प्रजातियां जो हैं वो पौधों की ज्ञात हैं, और इनमें 70% जो प्रजातियां हैं वो पुष्पीय पौधों वाली प्रजातियां हैं। प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा पादपों का वर्गीकरण उनकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता था, जैसे भोजन प्रदान करने वाले, रेशे प्रदान करने वाले, औषधि प्रदान करने वाले आदि। किंतु बाद में पौधों को उनके आकार की लक्षणों जैसे स्वभाव के आधार पर, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर या पुष्पीय भागों की संरचना के आधार पर बांटा जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्राचीन समय जो था उसमें जो वर्गीकरण किया जाता था पौधों का वो अलग तरह से किया जाता था, और उस समय जो पौधे भोजन प्रदान करने वाले होते थे उनको एक ग्रुप में रखा जाता था, जिनसे औषधियाँ प्राप्त होती थी उन्हें अलग ग्रुप में रखा जाता था। परंतु वर्तमान में जो वर्गीकरण किया गया है वो कुछ अलग तरह से किया गया है। अब स्वभाव या फिर नेचर के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है, उनमें कितने बीज पत्र पाए जाते हैं उस संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, और पुष्प के जो भाग हैं उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। वर्तमान में पादपों को उनके आकारिकी लक्षणों के साथ साथ भौगोलिक वितरण, शारीरिक लक्षणों, रासायनिक संगठन, आणविक संगठन आदि को भी पादपों के वर्गीकरण में प्रयोग किया जाता है। या कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो अब वर्गीकरण किया गया है वो बहुत डीपली किया गया है। विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं उनके भौगोलिक वितरण है, शारीरिक लक्षण हैं जो पौधों के उनके आधार पर, उनका जो रासायनिक संगठन है क्या क्या भाग उनमें पाए जाते हैं रासायनिक रूप से, और आणविक लक्षण जो है इनके आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहला जो समूह है वो है थैलोफाइट्स या थैलोफाइटा। तो यह पादपों के वर्गीकरण का सबसे बड़ा समूह है। इसके अंतर्गत थैलस युक्त ऐसे पौधे आते हैं जिनके तने एवं जड़ में कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता है। इनमें संवहन ऊतक एवं भ्रूण अनुपस्थित होते हैं। इसके तहत शैवाल, कवक और लाइकेन आते हैं। तो वही बात हमने जो पहले डिस्कस की हुई थी वही यहाँ पर लिखी हुई है कि इनमें तने और जड़ में कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता है, और शैवाल जो है वो कवक और लाइकेन एक सहजीवी है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब पहले हम शैवाल का अध्ययन कर लेते हैं। तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, और इसमें लवक मौजूद होते हैं। लवक मतलब कि जिस कारण से उसका रंग होता है उस कारक को क्या बोला जाता है, लवक बोला जाता है। तो जैसे कि हरे पौधों में एक लवक पाया जाता है, हरित लवक या क्लोरोफिल हम उसको बोलते हैं। तो जिस कारण से उसका रंग होता है उस कारक को लवक बोला जाता है। तो शैवाल में भी लवक पाया जाता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल में नीलहरित लवक पाया जाता है। डायटम स्वर्ण शैवाल होती है तो उसमें दूसरा लवक पाया जाता है। शैवाल को हरा सोना भी कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने शैवाल से मलेरिया का टीका विकसित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विशेषकर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जीव वैज्ञानिकों ने मलेरिया का टीका विकसित करने के लिए शैवाल का इस्तेमाल प्रोटीन को उत्पन्न करने के लिए किया, जो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कारा तथा नाइटेला शैवाल मलेरिया उन्मूलन में सहायक हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने शैवाल के माध्यम से मलेरिया, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, उसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया, और जिन शैवालों से ये मलेरिया उन्मूलन के लिए इन्होंने एंटीबॉडी तैयार की उन शैवाल के नाम है कारा और नाइटेला।
पूर्वी स्पेन में वैज्ञानिक शैवाल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर बायो ऑयल बनाने की तकनीक विकसित करने में लगे हैं। शैवाल में 50% हिस्सा ईंधन होता है। आधुनिक शब्दावली में जैव विज्ञान को ग्रीन ऑयल भी माना जा रहा है। तो जो स्पेन है वहाँ पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, शैवाल को CO2 के साथ मिलाकर एक बायो ऑयल बनाया जा रहा है और इसके माध्यम से एक तकनीक विकसित की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं शैवाल के बारे में, उसकी जो विशेषताएं हैं उनकी। तो शैवाल जो है वो स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जल में रहते हैं शैवाल, परंतु जो प्रकाश जल के अंदर आता है सूर्य के माध्यम से, उस प्रकाश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा शैवाल जो है वो प्रायः पर्णहरित मतलब कि हरा, पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक क्या कहलाते हैं? ऐसे ऊतक जो पूरे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भोज्य पदार्थों और पानी को भेजने का काम करते हैं, वो संवहनी ऊतक कहलाते हैं। तो जो थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स हैं इनमें ये नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें संवहनी ऊतक के रूप में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम जल को पौधे के ऊपरी भाग तक ले जाता है, जड़ में जल दिया जाता है और जड़ से वो जल को हर भाग तक ले जाने का काम करता है कौन? जाइलम। और जो फ्लोएम होता है वो अन्य खनिज, लवण और भोज्य पदार्थ हैं उनको पूरे पौधे में भेजने का कार्य करता है। तो इनको हम संवहनी ऊतक बोलते हैं। तो जो शैवाल हैं इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते, ये आत्मपोषी होते हैं और सेल्यूलोज भित्ति वाले पौधे होते हैं। तो जो पौधे होते हैं उनमें एक कोशिका पाई जाती है, उसके चारों ओर कोशिका भित्ति होती है जो कि एक विशेष प्रकार के पदार्थ की बनी होती है जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। इसके अलावा क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक क्लोरेला नामक शैवाल से तैयार किया जाता है। तो एक एंटीबायोटिक भी बनाया गया है क्लोरेलिन नाम का, और वो क्लोरेला नाम के जो शैवाल है उससे बनाया गया। क्लोरेला नामक शैवाल से अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार की तकनीकें विकसित की गई हैं जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री इस शैवाल के माध्यम से, क्लोरेला शैवाल के माध्यम से भोजन और जल और इसके अलावा ऑक्सीजन भी प्राप्त कर लेते हैं। आल्वा नाम का जो शैवाल है उसको हम समुद्री सलाद भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद थैलोफाइट्स में कवक भी आते हैं। कवक यानी कि फंजाई। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक क्लोरोफिल रहित मृत पादप जीवी हैं, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये परजीवी हैं और ये थैलस युक्त पादप होते हैं। इसके बाद लाइकेन जो कि थैलोफाइट्स के अंतर्गत आता है। लाइकेन एक निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का समूह है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के आधारों पर उगते हैं, मतलब कि वनस्पतियों पर ही उगते हैं, उनको क्या बोला जाता है? लाइकेन। और ये सहजीवी का कार्य करते हैं। जब दो जीव साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं तो उसको लाइकेन, तो उसको सहजीवी बोला जाता है। तो लाइकेन एक सहजीवी है जिसमें एक कवक और शैवाल साथ साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। कवक शैवाल के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है और शैवाल कवक के माध्यम से। इनके आधारों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान एवं शिलाएं प्रमुख हैं। तो ये अभी हमने जो वर्णन समझा वो था थैलोफाइट्स का। अब दूसरे प्रकार पे हम आते हैं ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। तो स्थल पर विकसित होने वाले ब्रायोफाइट्स उभयचर प्रकृति के होते हैं। इनके लैंगिक प्रजनन के लिए जल अत्यावश्यक होता है। आमतौर पर पौधे जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहते हैं। तो वही चीज़ जो हमने यहाँ पर चार्ट के माध्यम से समझी थी वही यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि ये स्थलीय पौधे हैं और उभयचर प्रकृति के होते हैं और इनका जो शरीर होता है वो जड़, तना और पत्ती के रूप में विभाजित नहीं होता है, यानी कि जो मॉस वगैरह होता है वो इसके अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा ना कि टेरिडोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा को पहले हम समझ लेते हैं जिनमें ट्रैकिया पाए जाते हैं। ट्रैकिया यानी कि संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। तो जिन पौधों में ट्रैकिया या फिर संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उनको हम ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। ट्रैकियोफाइटा प्रभाग में उन पादपों को सम्मिलित किया गया है
जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। इस प्रभाग में अब तक 2.75 लाख यानी कि 2.25 लाख जातियों की खोज की जा चुकी है। इस प्रभाग को पुनः 3 उप प्रभाग में बांटा गया है, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो ट्रैकियोफाइट्स जो हैं उसमें सीधी बात यह है कि ऐसे पौधे आते हैं जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो है तीसरा प्रकार, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा क्योंकि उसमें भी संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जड़, तना और पत्ती में ये विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन कर लेते हैं टेरिडोफाइट्स का। तो ये स्थलीय बीज रहित पादप हैं, यानी कि बीज नहीं पाया जाता इनमें, और इनके संवहनी ऊतक अविकसित होते हैं। तो संवहनी ऊतक पाए जाते हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। कुछ विकसित टेरिडोफाइट्स समूह के पादपों में जड़, तना और पत्ती में स्पष्ट अंतर होता है, जैसे कि साइलोटम फर्न, सिल्वर फर्न आदि। इसके बाद आते हैं हम पुष्पीय पौधों की ओर। पुष्पीय पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं और बीज सहित होते हैं जो, तो ऐसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का आप अध्ययन करने वाले हैं। तो जिम्नोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, नग्न बीजी या फिर अनावृत बीजी, मतलब कि इनमें बीज जो हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। नग्न बीज का बनना इसका प्रमुख गुण है। यह वर्ग जीवाश्म वर्ग भी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म को जीवाश्म वर्ग कहा जाता है क्योंकि इस वर्ग के कई पौधों का जीवाश्म महत्व अधिक है। तो इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था साइकस। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। संवहनी ऊतक के जाइलम में वाहिनी का अभाव होता है। वाहिनी मतलब कि लाइन, पाइपलाइन होती है, जैसे कि उसके माध्यम से पानी की सप्लाई होती है, ऐसा ही पौधों में जाइलम पाया जाता है। उसमें पाइपलाइन जिसको हम वाहिनी बोलते हैं, वेसल्स, ये पाई जाती हैं। इसके माध्यम से वो जड़ से ऊपरी भाग तक पौधों को पानी पहुंचाता है। तो संवहनी ऊतक के जाइलम में वाहिनी नहीं पाई जाती, उनका अभाव होता है। ब्रायोफाइट्स ग्रुप का सबसे लंबा पौधा शिवचिया गिगेंटिया है। तो ये ब्रायोफाइट्स की बात कही गई है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म का। इसके बाद आते हैं आवृत बीजी, जिनमें बीज पाए जाते हैं और वो विकसित भी होते हैं। उस वर्ग को क्या बोला जाता है, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। यह सबसे विकसित पादप समूह है क्योंकि यहाँ इसमें पुष्प भी पाए जाते हैं और बीज भी विकसित होता है। इस कारण से ये सबसे विकसित पादप समूह है। पूर्ण विकसित ऊतक और विकसित भ्रूण एंजियोस्पर्म समूह का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो जो संवहनी ऊतक होंगे, जाइलम और फ्लोएम, ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं इसमें, और भ्रूण भी पूरी तरह से विकसित होता है। उदाहरण दिए गए कटहल, आम, बबूल आदि। यूकेलिप्टस सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पौधा है। एंजियोस्पर्म पौधों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं। एक बीजपत्री कौन कहलाते हैं, जिनके बीज में भ्रूण केवल एक बीजपत्री वाला होता है, उन्हें एक बीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का आदि। जबकि जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे कि चना, मटर, सेम, आम आदि। जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनमें जड़ तंत्र प्रायः रेशेदार अथवा झकड़ा होता है, अर्थात मूलांकुर से बनी जड़ कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है और उसके ऊपरी हिस्से में अन्य छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं, जिन्हें रेशेदार या झकड़ा या अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो एक बीजपत्री पौधे जो हैं, पहले आपको यहाँ पर 2 चीज़ें समझ लेना है। 2 प्रकार की जड़ें होती हैं प्रमुख रूप से। एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। जो पौधे की मूल जड़ होती है, प्रमुख जड़ होती है, उसको मूसला जड़ बोला जाता है, और इसके आसपास चारों तरफ जो छोटी छोटी जड़ें धीरे धीरे विकसित हो जाती हैं उनको बोला जाता है अपस्थानिक या झकड़ा या रेशेदार जड़ें। तो एक बीजपत्री पौधे जो हैं उनमें मूसला जड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है मूलांकुर से जो बनती है, और उसके ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जड़ तंत्र प्रायः मूसला होती है, अर्थात मूलांकुर से बनी जड़ हमेशा बनी रहती है। तो सीधी बात यह है कि एक बीजपत्री पौधों में मूसला जड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और अपस्थानिक जड़ें उसका
उसकी जगह ले लेती हैं, जबकि जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उसमें मूसला जड़ हमेशा बनी रहती है। एक बीजपत्री पौधों के तने प्रायः शाखाहीन होते हैं, यानी कि इनके तनों में शाखाएं नहीं पाई जाती, अर्थात इन पौधों में शाखाएं नहीं होती। जो द्विबीजपत्री पौधे हैं इनके तने शाखा युक्त होते हैं, अर्थात इन पौधों में शाखाएं होती हैं। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। पैरेलल सिराएं होती हैं, विन्यास यानी कि व्यवस्था, सिराओं का जो व्यवस्था होती है पत्तियों में वो समांतर होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत यानी जाली के समान सिरा विन्यास पाया जाता है। इसके अलावा एक बीजपत्री पौधों के बीज भ्रूणपोषी होते हैं। परिपक्व बीजों में भोज्य पदार्थ एकत्रित करने के लिए विशेष ऊतक होता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। तो एक बीजपत्री पौधों के भ्रूण में भ्रूणपोष पाया जाता है। जबकि हम द्विबीजपत्री पौधों की बात करें तो द्विबीजपत्री में कुछ बीजों को छोड़कर सभी बीज अभ्रूणपोषी होते हैं, अर्थात भोज्य पदार्थ का एक एकत्रीकरण बीज पत्रों में ही होता है। भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है अधिकतर बीजों में, और वो बीज पत्रों में ही समाहित होता है इनका भोज्य पदार्थ। एक बीजपत्री पौधों के पुष्प प्रायः त्रितयी होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों के पुष्प प्रायः चतुष्टयी या फिर पंचतयी होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी पादप जगत के वर्गीकरण की। आगे का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लेक्चर में इतना ही।